नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी की। तो बेसिकली ये सेकंड सेमेस्टर की रिलेटेड है, यानी कि सेमेस्टर नंबर 2। ठीक है, तो बेसिकली ये सोशियोलॉजी 1 नहीं है, ये सोशियोलॉजी 2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका जो यूनिट 1 है उससे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हम करेंगे इस चैनल पे। तो जो फर्स्ट चीज है, इसका जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो बात करता है किनशिप स्टडीज, अलायंस एंड डिसेंट अप्रोचेस। नेक्स्ट है principles of descent and descent groups, matrilineal principles and groups। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैमिली, बेसिक कंसेप्ट, फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस, टाइप्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिंदू जॉइंट फैमिली, फीचर्स एंड ट्रेंड्स। उसके बाद हमारा टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक, दैट इज मैरिज, बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिजेस एंड डाइवोर्स। तो बेसिकली क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं फैमिली लॉ से रिलेट करते हुए टॉपिक दिख रहे होंगे। मतलब फैमिली लॉ से इनका रिलेशन तो है, बट एग्जैक्टली फैमिली लॉ से रिलेशन नहीं है, बट फैमिली मैनेजमेंट से रिलेशन है। मतलब क्या है कि एक फैमिली में क्या चीजें होती हैं और कैसे उसका अप्रोचेस होती है, क्या उसकी अप्रोचेस रहती है। मतलब जो उसके मैट्रिलिनियल अप्रोच है, पैट्रिलिनियल अप्रोच है, और किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं, उसके क्या पॉजिटिव चीजें हैं और क्या नेगेटिव चीजें हैं, ये सब चीजें इसमें कवर होती है। तो इसमें बेसिकली कोई सेक्शन या आर्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता जनरली, बट हम इसको इलेबोरेट तरीके से करने वाले हैं। तो इसमें अगर मैं बाइफिकेशन और मार्क्स की बात करूं तो इसमें ये सारे टॉपिक्स क्योंकि लेंथी टॉपिक्स हैं, और लेंथी टॉपिक्स होने के साथ साथ ये अगर इंडिविजुअली मतलब ब्रेक करके पूछ लिया जाए तो ये स्मॉल टॉपिक्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे ही 12.5 में इंपॉर्टेंट है, और अगर ब्रेक करके पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक बात करता है किनशिप स्टडीज, अलायंस एंड डिसेंट अप्रोचेस इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो किनशिप स्टडी बेसिकली होता क्या है, किनशिप इज द सेंट्रल कांसेप्ट इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग विद सिस्टम्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट आर बेस्ड ऑन ब्लड, कॉन्सैंग्युइनिटी, मैरिज, एफिनिटी एंड और एडॉप्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि किनशिप रिलेशन क्या है, जो एक तरीके की स्टडी है, किसकी, रिलेशंस की स्टडी है। जो सोशल रिलेशंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं उन पर स्टडी है। और वो स्टडी किन रिलेशंस की है, देखो जो रिलेशंस होते हैं या तो वो आइदर ब्लड होते हैं, बाय अडॉप्शन होते हैं, या फिर बाय मैरिज होते हैं। तो बेसिकली क्या है, 3 टाइप के होते हैं, बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन। ठीक है, तो ब्लड को हमने बोला है कॉन्सैंग्युइनिटी, ठीक है, मैरिज को बोला है एफिनिटी, एंड अडॉप्शन को कोई भी ऐसी टर्म नहीं दी है। तो 2 मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स डोमेन किनशिप स्टडीज, डिसेंट अप्रोच एंड अलायंस अप्रोच। तो 2 बेसिकली अप्रोच है, एक डिसेंट अप्रोच है और एक अलायंस अप्रोच है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसेंट अप्रोच। अब इसमें क्या है, द डिसेंट अप्रोच emphasizes biological and genealogical relationship where social organization is traced through lineage और blood lines। तो बेसिकली क्या है, ये बाय ब्लड की बात करता है, ब्लड रिलेशंस की बात करता है। बट ब्लड लाइंस का मतलब क्या है, अगर हम ब्लड लाइंस देखें तो बेसिकली अगर मान लो मदर एंड फादर हैं, तो जो सन होगा उसके अंदर दोनों का ब्लड होगा, मतलब हाफ मदर का ब्लड होगा और हाफ फादर का ब्लड होगा। बट अगर मान लो फादर की डेथ हो जाए और मदर दूसरी मैरिज कर ले F2 से, तो ये जो पर्सन होगा वो क्या होगा, ये यूट्राइन ब्लड होगा। यूट्राइन ब्लड होगा किसका, अगर इस मैरिज में से एक बच्चा हो जाता है S1, तो S1 और S जो होगा वो क्या होंगे, यूट्राइन ब्लड रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टडी होती है। तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कंसेप्ट क्या है इसका, लीनिएज, अ ग्रुप क्लेमिंग कॉमन डिसेंट फ्रॉम एन एंसेस्टर। मतलब क्या है, एंसेस्टर कॉमन है और उससे ही सारी चीजें हो रही है। देन यूनिलियल डिसेंट, ट्रेसिंग किनशिप थ्रू ईदर whether मेल पैट्रिलिनियल और फीमेल मैट्रिलिनियल। तो बेसिकली क्या है, जब भी हम मेल की बात करते हैं तो दैट इज पैट्रिलिनियल। मतलब हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब जहां पे जो सिस्टम चलता है वो मेल फैमिली के थ्रू चलता है। अगर हम इसको फीमेल फैमिली के थ्रू चलाएं तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिलिनियल। अगर मैटरनल साइड से सिस्टम चलने लगे, मैटरनल मदर से रिलेट हुआ मैटरनल और फादर से रिलेट हुआ पैटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉग्नेटिक और बाइलेटरल डिसेंट, ट्रेसिंग किनशिप थ्रू बोथ पेरेंट्स। तो अगर हम दोनों पेरेंट्स के एक साथ लेके चले तो क्या होगा, कॉग्नेटिक होगा या फिर बाइलेटरल डिसेंट होगा। तो बेसिकली क्या है, अगर हम क्या करते हैं, एंसेस्टर को पकड़ते हैं, मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है, और वहां से हम लेके चलते हैं तो क्या होता है, लीनिएज। अगर हमने क्या करा, मदर फादर में से एक को पकड़ा और उसके हम किनशिप स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमने फादर को करा तो पैट्रिलिनियल, और अगर मदर को करा तो मैट्रिलिनियल। ठीक है, और अगर हम क्या करें, दोनों को लेके चलें, मतलब मदर फादर को लेके चलते हैं तो क्या होगा, कॉग्नेटिक या फिर बाइलेटरल डिसेंट। ठीक है, तो इसके थ्योरीज के नाम आप पढ़ लेंगे। एंड देन एग्जांपल, किनशिप एंड लीनिएज फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ newer
political organization, they had segmented lineage system where clans and sub-clans had hierarchical structure that influenced conflict resolution, marriage and land rights. तो बेसिकली lineage क्यों देखा जाता है? Because कई सारे resolutions होते हैं और कई सारे मैरिज या फिर लैंड रिलेटेड राइट्स होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिनेज देखा जाता है. देन फंक्शंस ऑफ डिसेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेस इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. बेसिकली जो सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर्टी डिसॉल्व होती है आफ्टर एक्स पर्सन, उसके बाद जो उसके बच्चों में प्रॉपर्टी जाती है, तो वो सक्सेशन राइट्स के थ्रू, मतलब सक्सेशन लॉस के थ्रू जाती है. अगर हिंदू पर्सन है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर मुस्लिम पर्सन है तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट, अगर इन दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट. ठीक है. Then determines residential patterns, example patrilocal और matrilocal, मतलब फादर का साइड क्या है और मदर की साइड क्या है. Then provides identity and belonging. उसके बाद आइडेंटिटी और बिलोंगिंग को प्रोवाइड करता है, मतलब एक पर्सन के फादर कौन है, मदर कौन है और वो पर्सन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. स्ट्रक्चर्स पॉलिटिकल पावर एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली क्या करता है? स्ट्रक्चराइजेशन करता है. क्रिटिसिज्म क्या है? ओवर एम्फसाइजेस बायोलॉजिकली एंड इग्नोर्स रोल्स ऑफ मैरिज अलायंसेस. तो बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल ओवरसाइट ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है, ग्रैंडफादर से अगर हम देख रहे हैं या फिर फादर से अगर हम देख रहे हैं तो बायोलॉजिकल ज्यादा चीजें होती हैं, बट मैरिज वाली को, मैरिज अलायंसेस को ये डोमिनेट कर लेता है, मतलब मैरिज अलायंसेस के ऊपर ही आ जाता है. देन लेस एप्लीकेबल इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज वेयर डिसेंट इज नॉट द सोल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल. जहां पे डिसेंट के थ्रू, मतलब आपका बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये केवल एक तरीका नहीं है, उस सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स हो जाता है. देन आता है आपका अलायंस अप्रोच. दूसरी अप्रोच है अलायंस अप्रोच. तो अलायंस अप्रोच क्या है? एसोसिएटेड विद क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंड फोकसेस ऑन मैरिज एज अ फाउंडेशनल बेसिस ऑफ किनशिप. तो बेसिकली उसमें क्या है? ब्लड इज अ फाउंडेशनल बेसिस ऑफ किनशिप, और इसमें क्या है? मैरिज इज अ फाउंडेशनल बेसिस ऑफ किनशिप. ठीक है. तो दोनों में फर्क समझ में आ गया. एक है ब्लड की बात कर रहा है जो बाय ब्लड रिलेशंस होते हैं, और एक बात कर रहा है बाय फैमिली या फिर बाय मैरिज के जो रिलेशंस होते हैं. कंसेप्ट एफिनिटी ओवर कॉन्जेंग्युटी, फोकसेस ऑन मैरिज टाइज रेदर देन ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव मैरिज रूल्स, रूल्स दैट प्रिस्क्राइब whom one should marry. तो किससे शादी करनी चाहिए ये रूल्स बताते हैं. एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, सोसाइटीज विद स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ मैरिज, एग्जांपल क्रॉस कजिन मैरिज. ठीक है. तो बेसिकली जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ मैरिज की सोसाइटीज होती हैं, वहां पे एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सोसाइटीज विद ब्रॉडर एंड लेस रूल बाउंड मैरिज पैटर्न्स, जहां पे रूल्स मैरिज के जो है वो बहुत कम है, मतलब मैरिज का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. रिस्ट्रिक्टेड वर्सेस जनरलाइज्ड एक्सचेंज क्या है? Restricted exchange involves direct reciprocity. Group A gives to Group B and receives from Group B. तो बेसिकली क्या है? A ने B को दिया एंड B ने A को दिया. मान लो A की एक डॉटर थी A1 और B की एक डॉटर थी B1. तो A ने A1 को दे दिया किसको? इसके सन को S1 को, और B ने B1 को दे दिया किसको? इसके सन को S2 को. ठीक है. नेक्स्ट है जनरलाइज्ड एक्सचेंज इन्वॉल्व सर्कुलेटिंग वुमेन अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स. तो इसका क्या है? A टू B, B टू C, C टू A. ठीक है. A ने B को दिया, ठीक है, उसके बाद इसकी डॉटर थी, उसको इसने C को दिया, एंड देन C ने इसको A को दिया. ठीक है. तो ये क्या है? रेगुलेशन चल रहा है, मतलब सर्कुलेशन चल रहा है वुमेन अक्रॉस डिफरेंट मल्टीपल ग्रुप्स. यहां पे क्या है? बाउंडेशन है कि अगर A ने B को दिया है तो B ही A को देगा. ठीक है. बट यहां पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है. थ्योरिस्ट कौन है? क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंड एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप 1949, ये इन्होंने बुक लिखी थी. एग्जांपल्स क्या है? ऑस्ट्रेलियन एब्रोगेशनल ग्रुप प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट सेक्शन एंड सब सेक्शन सिस्टम दैट डिटरमाइन हु कुड मैरी हुम. यहां पे क्या है? स्पेसिफिकली सेक्शन एंड सब सेक्शन का डिटर्मिनेशन है, मतलब कौन किसे शादी कर सकता है और कौन किसे शादी नहीं कर सकता, ये चीज डिटरमाइंड है. देन साउथ इंडियन द्रविडियन सोसाइटीज, परसेप्टिव क्रॉस कजिन मैरिज, अ मैन मैरिंग हिज मदर्स ब्रदर्स डॉटर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर. ठीक है. देन क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ओवरली स्ट्रक्चर्ड है, ज्यादा ही स्ट्रक्चर है, फॉर्मलिस्ट है, इग्नोर्स इमोशनल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ किनशिप. तो बेसिकली जब भी शादी ऐसी कोई टर्म आती है तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो जो सोसाइटल रूल्स है वो, प्लस इमोशंस. तो इसमें क्या है? सोसाइटल रूल्स को तो ज्यादा इंफोसिस दिया हुआ है, बट जो इमोशंस हैं उसको कहीं ना कहीं लैक कर दिया, मतलब इमोशंस को खत्म कर दिया. एज्यूम्स वुमेन आर पैसिव ऑब्जेक्ट्स इन एक्सचेंज. ठीक है. तो बेसिकली क्या चल रहा है? एक्सचेंज चल रहा है, मतलब वुमेन की तो कोई कंसेंट या फिर कोई मर्जी नहीं है. लेस यूजफुल इन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज. बेसिकली पहले तो ठीक था, बट आज की डेट में ये लेस यूजफुल है. देन कंपैरिजन ऑफ टू अप्रोचेस है, ये आप टेबल को स्टडी कर लेंगे, सेम चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई है इन अ टेबुलर फॉर्म. उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेम्परेरी रेलेवेंस एंड डेवलपमेंट्स. बोथ अप्रोचेस आर स्टिल यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल
एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो बेसिकली आज भी जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, वहां पे ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आज भी उनमें ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ग्रुप्स में ही उनके यहाँ पर्टिकुलर रूल्स है, नॉर्म्स है सेट ऑफ कि कौन किससे शादी कर सकता है, किसकी बेटी को किसके यहाँ दिया जा सकता है और कौन अपनी डॉटर को कहां पे नहीं शादी करा सकता। देन डेविड स्नीडर क्रिटिसाइज बोथ फॉर बीइंग एथनोसेंट्रिक, स्पेशली फॉर एज्यूमिंग यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ किनशिप। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्रिटिसाइज करा एंड मॉडर्न किनशिप स्टडीज इनकॉर्पोरेट सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, क्योर थ्योरी and to examine how kinship is socially constructed, negotiated and diversified। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्लस फेमिनिस्ट जो फेमिनिस्ट राइट्स थे उनके बारे में और सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट एंड डिसेंट ग्रुप इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिसेंट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टडी ऑफ किनशिप विद इन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। डिसेंट मतलब क्या है, कौन किसका सुपीरियर है, मतलब कौन किससे बिलोंगिंग रखता है, उस चीज की स्टडी को बोलते हैं डिसेंट। इट रेफर्स टू अ सोशल रूल दैट कनेक्ट्स एन इंडिविजुअल विद हिज और हर एंसेस्टर्स। तो बेसिकली कौन किसका एंसेस्टर है उससे कनेक्टिविटी देता है। एस्टैब्लिशेस ग्रुप एंड मेंबरशिप थ्रू रिकॉग्नाइज पेरेंटेज। तो जो रिकॉग्नाइज पेरेंटेज है, जैसे मान लो अभी मैंने बताया था आपको ए और बी दो ग्रुप्स हैं, तो ए का सन हुआ सी, बी का सन हुआ डी एंड देन ई एंड देन एफ। तो अगर मान लो इन दोनों की शादी होनी है आपस में, तो क्या होगा, ये अब देखा जाएगा कि अगर जो इनके किनशिप रूल्स हैं, जो इनके सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों ग्रुप्स में एक्सचेंज करने के लिए अलाउड होंगे तो क्या होगा, ये शादी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट। क्या प्रिंसिपल्स हैं, पैट्रिलिनियल डिसेंट दैट इज एग्नेटिक। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सक्सेशन लॉज पढ़ते हैं तो उसमें एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स दो वर्ड्स यूज होते हैं। तो एग्नेट्स मतलब जो लोग, एग जहां पे वर्ड यूज होता है 8G। ठीक है, तो एग्नेट्स का मतलब क्या होता है, जो कि फादर की साइड के होते हैं, और कॉग्नेट्स का मतलब होता है जो कि मदर की साइड के होते हैं। ठीक है, तो पैट्रिलिनियल डिसेंट ट्रेसेस किनशिप थ्रू मेल लाइन। यहाँ पे मेल लाइन हो रहा है, मतलब फादर की साइड पे देखा जा रहा है, फ्रॉम फादर टू सन, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू फादर्स lineage and inheritance, succession and residence are typically organized around male ancestors। ठीक है, तो मेल एंसेस्टर्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, मतलब एक पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम इसमें बात करें तो सी की हम लीनेज देखेंगे, पैट्रिलिनियल लीनेज, और वो क्या होगा, ए पर्सन। ठीक है, देन फीचर्स क्या है इसके, लीनेज एंड क्लैन मेंबरशिप पासेस थ्रू मेल्स, मतलब मेल के थ्रू पास हो रहा है, जस्ट लाइक राजा का बेटा राजा, एंड अथॉरिटी एंड प्रॉपर्टी आर हेल्ड बाय मेन, मेन के पास सारी चीजें हैं, मेन के पास सारी पावर्स हैं। पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस इज टिपिकली पैट्रिलोकल, मतलब लड़की की विदाई लड़के के घर में होके आती है, मतलब लड़की की विदाई होती है और लड़के के घर में आती है। फाउंड इन 60% ऑफ वर्ल्ड्स यूनिलिनियल सिस्टम्स। ठीक है, तो बेसिकली 60% जो दुनिया में फॉलो किया जाता है वो यही फॉलो किया जाता है, मतलब मेल पैट्रिलोकल या फिर पैट्रिलोकल सिस्टम। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है, द न्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू पैट्रिलिनियल क्लैंस दैट रेगुलेट्स मैरिज, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड लैंड राइट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो मैरिज और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो लैंड राइट्स है, उसको क्या करता है, रेगुलेशन जरूरी है का बाय द मेल। एंड देन पैट्रिलिनियल सोसाइटी वेयर मेन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग एंड वेलफेयर। ठीक है, तो पैट्रिलिनियल सोसाइटी में क्या होता है, जहां पे मेन जो है डोमिनेट करते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग एंड द वॉरफेयर, मतलब वॉर वगैरह, या फिर जो अगर मान लो कोई भी डिसीजन लेना है तो मेन डोमिनेट करते हैं। फंक्शंस क्या है, प्रोवाइड्स क्लैरिटी इन इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। तो बेसिकली क्लैरिटी है, मतलब मेल पर्सन कहां से कहां आ रहा है तो उसकी क्लैरिटी है और उसको मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग सक्सेशन होगा। रीइंफोर्सेस मेल डोमिनेंस इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसके बाद इंश्योर्स ग्रुप कॉन्टिन्यूटी थ्रू मेल ऑफस्प्रिंग। तो मेल ऑफस्प्रिंग के थ्रू ग्रुप कॉन्टिन्यूटी रहती है, मतलब मेल का बच्चा उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनता रहेगा। देन रिलेटेड थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, एम्फसाइज्ड हाउ पैट्रिलिनियल डिसेंट सिस्टम मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या है, मैट्रिलिनियल डिसेंट। अभी तक हमने पढ़ा पैट्रिलिनियल डिसेंट, अब पढ़ते हैं मदर के साइड के डिसेंट को, मतलब फीमेल लाइन के डिसेंट को। अगर हम देखें, किनशिप थ्रू फीमेल लाइन, मतलब फैमिली थ्रू फीमेल लाइन, फ्रॉम मदर टू डॉटर, चिल्ड्रन बिलोंग टू मदर लीनेज। अगर हम मैट्रिलिनियल डिसेंट की बात करते हैं तो चिल्ड्रन बिलोंग टू फादर लीनेज। अगर हम पैट्रिलिनियल डिसेंट की बात करते हैं तो चिल्ड्रन बिलोंग्स टू फादर्स डिसेंट, और अगर हम मैट्रिलिनियल डिसेंट की बात करते हैं तो चिल्ड्रन बिलोंग्स टू मदर्स डिसेंट। ठीक है, ऑल्दो अथॉरिटी में स्टिल डिसाइड विद मेल मैटरनल रिलेटिव्स लाइक मदर्स ब्रदर। ठीक है, बेसिकल चाहे बेशक वो मदर्स की साइड पे देखा जाए, बट ये हो सकता है कि मदर की साइड पे भी जो अथॉरिटी है वो फिर भी मेल के पास है, जैसे मां के भाई यानी कि उस बच्चे के मामा के पास। ठीक है, फीचर्स क्या है, डिसेंट एंड क्लैन मेंबरशिप पास थ्रू फीमेल्स, फीमेल्स के थ्रू पास होती है। इनहेरिटेंस में पास फ्रॉम मैटरनल अंकल टू नेफ्यू, मतलब मामा से भांजे के पास। देन पोस्ट मैरिटल रेसिडेंस इज ऑफन
मेट्रीलोकल, मतलब हस्बैंड जो होता है वो घर पर जमाई बन जाता है, एंड फाउंड इन अबाउट 15% ऑफ द यूनिलियल सोसाइटीज। ठीक है, तो 15% ऑफ यूनिलियल सोसाइटीज में ये माना जाता है कि जहां पे मेल की विदाई हो जाती है फीमेल के घर में। बट अभी जो इंडिया में पैटर्न फॉलो होता है वो फॉलो होता है कि जहां पे लड़की की विदाई होती है लड़के के घर में। तो अब हम जब कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे एक कंसेप्ट आ जाता है कि भाई लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करना। बट अभी तक इंडियन लॉ में ऐसा कोई भी मेंटेनेंस क्लॉज नहीं है जो कि लड़कों के लिए हो। अगर लड़का अपना घर छोड़कर लड़की के घर में जाए तो ऑब्वियस सी बात है लड़की की जिम्मेदारी बन जानी चाहिए कि वो उसे मेंटेन करे, बट ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोब्रियन आइसलैंडर्स प्रॉपर्टी एंड स्टेटस पासिस थ्रू मदर्स लीनिएज, दो मेन मैटरनल अंकल्स होल्ड अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या है, मदर्स लीनिएज के थ्रू प्रॉपर्टी पास होती है, बट मैटरनल अंकल मतलब मामा के पास उनकी अथॉरिटी होती है। देन द मिनानकाबाउ ऑफ इंडोनेशिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी वेयर वुमेन ओन प्रॉपर्टी बट मेन मैनेज इट। यहां पे वुमेन्स ऑनर होती हैं बट उसको मैनेज करने का राइट किसके पास होता है, मैन के पास। फंक्शंस क्या है, मेंटेन्स मैटरनल क्लैन आइडेंटिटी अक्रॉस जनरेशंस। अभी तक क्या था, अगर पैटर्नल के हिसाब से चलेंगे तो पैटर्नल आइडेंटिटी बनती थी, बट अब अगर मैटरनल के हिसाब से चल रहे हैं तो मैटरनल आइडेंटिटी बनती है क्लैन आइडेंटिटी, मतलब मदर की साइड की क्लैन को माना जाता है और जनरेशंस पे माना जाता है। क्लैन मतलब परिवार, ग्रुप। क्रिएट्स अलायंसेस बिटवीन मेल मैटरनल अंकल्स एंड नेफ्यूज। तो मामा और भांजे में अच्छी दोस्ती या फिर अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कैन रिड्यूस मेल डोमिनेंस इन प्रॉपर्टी राइट्स बट नॉट नेसेसरी इन अथॉरिटी। तो बेसिकली राइट्स में तो डोमिनेंस कम हो सकता है बट अथॉरिटी में डोमिनेंस कम नहीं किया जा सकता। रिलेटेड थ्योरी क्या है, लीच एंड स्कैनिडर्स क्रिटिक्स हाइलाइटेड दैट मैट्रिलिनी डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई मैट्रियार्की, पावर ऑफन स्टिल रिसाइड्स विद मेन। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिलिनी जो है वो क्या है, आप मैट्रियार्की को डोमिनेट नहीं करा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, जो पावर है वो फिर भी मेन के पास आ रही है, बट आप उसकी फैमिली को या फिर क्लैन को मदर की साइड से देख रहे हो या फिर वुमेन की साइड से देख रहे हो। अब डिसेंट ग्रुप क्या है, तो ये डिस्क्रिप्शन है एंड ये एग्जांपल्स हैं, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एस्पेक्ट पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल। तो बेसिकली ये क्या है, कंपैरिजन टेबल है ऑफ द मैट्रिलिनियल सोसाइटी एंड द पैट्रिलिनियल सोसाइटी। देन कंटेम्परेरी क्रिटिक एंड रिलेवेंस। तो इसको अगर हम देखें, डेविड स्नेडर क्रिटिसाइजेस डिसेंट बेस्ड थ्योरीज एज वेस्टर्न एंड एथनोसेंट्रिक and imposing biological assumption on cultures where kinship is symbolically constructed। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि ये जो थ्योरीज है वो वेस्टर्न एंड एथनोसेंट्रिक है और उनको बायोलॉजिकल एजम्पशन लगानी चाहिए जहां पे किनशिप को सिंबॉलिकली कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। देन फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या करा, आर्ग्यू दैट किनशिप इज ऑफन बिल्ड थ्रू नेचर एंड डेली इंटरेक्शन। तो बेसिकली कोई थ्योरी उन पर काम नहीं करती, बल्कि किनशिप मतलब बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग, वो नर्चर एंड डेली इंटरेक्शन के थ्रू बनती है या फिर बनाई जाती है। देन इन मॉडर्न सोसाइटीज बायलैटरल किनशिप थ्रू बोथ पेरेंट्स एंड कंस्ट्रक्टेड फैमिलीज थ्रू अडॉप्शन, क्यूर किनशिप चैलेंज डिसेंट मॉडल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आज की डेट में तो कोई भी पर्टिकुलर साइड नहीं देखी जाती बल्कि दोनों साइड्स को एक साथ देखा जाता है, तो इसलिए ये आज की डेट में उतना रेलेवेंट नहीं है। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है फैमिली कंसेप्ट, फंक्शंस, डिसफंक्शंस, टाइप्स एंड ट्रेंड्स। तो डिसफंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स हैं एक फैमिली में, तो उसको स्टडी करेंगे। क्या कंसेप्ट है, क्या फंक्शन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी टाइप्स हैं और ट्रेंड्स क्या है फैमिली। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोले फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइमरी ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कनेक्टेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। तो बेसिकली फैमिली कैसे बनती है, या तो बाय ब्लड बनती है, या तो बाय मैरिज बनती है, या फिर बाय अडॉप्शन बनती है। ठीक है, जो एक साथ रहते हैं एंड हैव क्लोज इमोशनल बॉन्ड्स। तो फैमिली क्या है, फैमिली को वही बोला जाता है जो लोग एक साथ रहते हैं। जनरली तो फैमिली दूर भी रहती है, कभी कभार ऐसा होता है जब फैमिली मेंबर्स जो हैं वो किसी भी पर्पस से दूर रह रहे होते हैं, बट फिर भी जनरली ये माना जाता है क्योंकि आप फिजिकली एक साथ रहो जरूरी तो नहीं है, बट मेंटली आप एक साथ ही होते हो। ठीक है, सोशियोलॉजिकल व्यू क्या है, जॉर्ज पीटर मुरडॉक, इन्होंने बोला डिफाइंड फैमिली एज अ सोशल ग्रुप कैटेगराइज्ड बाय कॉमन रेसिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली इन्होंने तीन चीजें बताई, तीन कीवर्ड्स बताए। क्या, कॉमन रेसिडेंस, फैमिली का रेसिडेंस कॉमन होगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, इकोनॉमिक होना चाहिए, जो सपोर्ट है एक दूसरे को वो इकोनॉमिक लेवल पे होगा, और रिप्रोडक्शन होगा फैमिली। ठीक है, अब इसके क्रिटिक्स आप खुद ही बन सकते हो कि अगर मान लो कोई फैमिली है जो एक साथ नहीं रहती, ठीक है, इधर बिकॉज ऑफ जॉब और बिकॉज ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांस, तो क्या वो फैमिली नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहला तो क्रिटिक यही हो गया। सेकंड, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन इज द एसेंशियल पार्ट। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ फैमिली अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो फैमिली का एक एंड हो जाएगा, तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देन Talcott Parsons saw family as functional unit in industrial society serving two major functions,
सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज। तो बेसिकली क्या है, फैमिली का रोल क्या है, सोशलाइज करना चिल्ड्रंस को और स्टेबलाइज करना एडल्ट पर्सनैलिटीज को। फंक्शंस ऑफ फैमिली डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन ऑफ फैमिली में देखें तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन। देन अगर फैमिली को कंटिन्यू रखना है, खत्म नहीं करना, तो रिप्रोडक्शन इज अ मस्ट, तो इंश्योर्स बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी। तो अगर फैमिली कंटिन्यू रहेगी तभी सोसाइटी कंटिन्यू रहेगी, अगर फैमिली ने कंटिन्यू रहना बंद कर दिया तो सोसाइटी ऑटोमेटिक सी बात है कि वो खत्म हो जाएगी। प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफ्टी एंड केयर टू डिपेंडेंट्स। जो डिपेंडेंट्स हैं, जो बेसिकली माइनर हैं, उनको सेफ्टी एंड केयर देती है जो कि पेरेंट्स देते हैं चिल्ड्रन को। सोशलाइजेशन ट्रांसमिट नॉर्म्स वैल्यूज एंड कल्चर। तो बेसिकली जो बच्चा होता है वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको किसी भी सांचे में डाल दो तो वो ढल जाता है। तो बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सोशलाइज कराएं, मतलब जो उनके नॉर्म्स, जो ट्रेडिशंस है, वो वैल्यूज कल्चर उस बच्चे को दे। देन फंक्शंस क्या है, इमोशनल सपोर्ट ऑफर्स लव अफेक्शन एंड आइडेंटिटी। तो बेसिकली क्या है, इमोशनल सपोर्ट, जब भी कोई बच्चा परेशान होता है तो अपने पेरेंट्स से इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद करता है, एंड देन पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि उसे इमोशनल सपोर्ट दे। देन सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, इकोनॉमिक फंक्शंस, पैसा से हेल्प करना, मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन में हेल्प करना। एजुकेशनल फंक्शन इनफॉर्मल टीचिंग, बेसिकली क्या है, जो फैमिली होती है वो सबसे पहला गुरु आपकी माँ, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग का पार्ट है। एंड रिक्रिएशनल फंक्शन सोर्स ऑफ लेजर एंड बॉन्डिंग। तो बेसिकली बॉन्डिंग का सोर्स है, मतलब क्या है, जो फैमिली है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बॉन्डिंग है। अब डिसफंक्शंस ऑफ फैमिली, मतलब क्या है फैमिली की प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज। तो बेसिकली क्या है, जो सोसाइटी हमारी है उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, और जब कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कई सारे लोगों में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो कई सारी प्रॉब्लम्स में आती हैं उसमें से एक प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, किसी को अब्यूज करना इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली रिलेशनशिप में अगर किसी पर्सन को अब्यूज किया जाए, वायलेंस अमंग फैमिली मेंबर्स। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है कि वो वाइफ के लिए ही होता है या फिर फीमेल के लिए होता है। वो बेशक एक बच्चे के लिए भी हो सकता है और बेशक एक एडल्ट के लिए भी हो सकता है, बट जनरली ये देखा गया है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाई गई थी, जो कि फिजिकल टॉर्चर को रोकने का जिसका मेन पर्सपेक्टिव था, तो वो वाइफ के लिए या फिर वो वुमेन के लिए बनाई गई थी, बिकॉज वुमेन को फिजिकल टॉर्चर करना ईजी होता है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो वुमेन्स हैं उनके पास पर्टिकुलरली राइट है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपनी रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली वायलेंस अमंग फैमिली मेंबर्स को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, दैट इज स्पाउसल और चाइल्ड अब्यूज। तो दो लेवल पे हो सकता है, तो स्पाउस का अब्यूज या फिर चाइल्ड का अब्यूज। देन पेट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो बेसिकली क्या है, पेट्रियार्कल सिस्टम है और जेंडर क्या है, इनइक्वल है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, बेशक कम हो गया है बट फिर भी होता है। तो इनके जैसे लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा होता है उनको पता होना चाहिए दो आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल नंबर 14 एंड 15, जो कि बात करता है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की। देन इमोशनल स्ट्रेन एंड मेंटल हेल्थ इशू। तो इमोशनल स्ट्रेन और मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि कभी भी जैसे अभी जो एक सिचुएशन चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस केस में कभी कभार जो इंडियन हमारी आर्मी है, बेशक हम उस पर रिलाई करते हैं, बट उनकी भी एक फैमिली होगी, तो कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेन और मेंटल हेल्थ इशू दोनों का, आर्मी वालों का अपनी फैमिली से एंड फैमिली का अपने बच्चों से कनेक्टिविटी रहती है। निग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एल्डर्स। तो कभी कभार क्या होता है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, जो एल्डर्स हैं उनका, क्योंकि ओल्ड एज में हो चुका है तो वो कुछ कर नहीं सकते, अब सारी पावर आ गई उनके बच्चों के हाथ में, तो बेसिकली क्या है, वो उनको प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन द फैमिली। देन टाइप्स ऑफ फैमिली। तो टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली, ये तो पता ही है आपको कि आप अपनी फैमिली लेके अलग हो गए। मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये हैं ग्रैंडफादर, ठीक है, इनके बच्चे हैं बी जो कि हैं सन, इसकी वाइफ है डब्ल्यू, दैट इज वाइफ, उसके बाद इसका एक बच्चा है सी, दैट इज सन सन, ठीक है। तो ये अगर मान लो फैमिली है, तो अगर ये सब एक साथ रहते हैं तो दैट इज जॉइंट फैमिली। अगर ये लोग अलग हो गए, ये तीनों लोग किससे, ग्रैंडफादर से अलग हो गए, तो दैट इज न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक। तो पेरेंट्स एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, अभी सी की शादी नहीं हुई, बट अगर यहाँ पे सी की मैं शादी करा दूं और फिर भी ये साथ में रहते हैं, ये लोग, इनको छोड़ भी दिया तब भी ये क्या होगी, जॉइंट फैमिली, ठीक है। मतलब बी सी की वाइफ एंड बी की वाइफ अगर ये साथ में रहते हैं तो क्या होगा, जॉइंट फैमिली। बट जैसे ही शादी होगी, अगर ये अलग हो गए तो फिर ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कॉमन इन अर्बन सेटिंग्स। तो बेसिकली जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहर हैं, वहां पे शहरीकरण में न्यूक्लियर फैमिली कॉमन हो गई है। जॉइंट फैमिली मैं बता ही चुका, अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना, मतलब ग्रैंडफादर सन एंड फैमिली। सन एंड फैमिली का मतलब बच्चा हो चाहे ना हो, अगर सन और वाइफ
अपने फादर के साथ रहते हैं तो दैट इज जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड रिलेटिव्स बियॉन्ड न्यूक्लियर कोर। तो अगर मान लो इसी में ग्रैंड मदर एंड देन ग्रैंड मदर के फादर या फिर ग्रैंड मदर के ब्रदर एक साथ रहते हैं एक फैमिली में, तो दैट विल बी क्या, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है। देन बेस्ड ऑन लीनिएज एंड रेसिडेंस, तो दूसरा कैटेगराइजेशन क्या है, बेस्ड ऑन लीनिएज एंड रेसिडेंस। तो पैट्रिलिनियल फैमिली डिसेंट ट्रेस थ्रू मेल लाइन, तो अगर मेल लाइन के लोग एक साथ रह रहे हैं तो पैट्रिलिनियल फैमिली। मैट्रिलिनियल फीमेल लाइन के एक साथ रह रहे हैं तो मैट्रिलिनियल। पैट्रिलोकल वाइफ मूव्स टू हस्बैंड होम, मैट्रिलोकल हस्बैंड मूव्स टू वाइफ होम। मतलब यहाँ पे एक में वाइफ की विदाई हो रही है और एक में हस्बैंड की। देन नियोलोकल न्यू होम आफ्टर मैरिज, ना हस्बैंड ने अपना घर छोड़ा ना वाइफ ने, दोनों ने छोड़ा। हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों ही जाके न्यू होम में अगर स्टैब्लिश हो जाए, मतलब इन दोनों ने, इसने अपना घर छोड़ दिया इसने अपना घर छोड़ दिया, तो दैट इज नियोलोकल। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेस्ड ऑन अथॉरिटी। तो बेसिकली थर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ फैमिली होता है वो बेस्ड ऑन अथॉरिटी होता है, दैट इज पेट्रियार्कल जो कि मेल हेडेड होती है, मैट्रियार्कल फीमेल हेडेड होती है, एंड एगलिटेरियन दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। तो तीन तरह की होती है, या तो मेल पावर रहेगी या तो फीमेल पावर रहेगी या फिर दोनों की रहेगी। ठीक है। देन ट्रेंड्स इन मॉडर्न फैमिली, मतलब क्या है, आज की फैमिली में क्या ट्रेंड्स आए हैं, दैट इज डिक्लाइन ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली कम हो गई है, एंड राइज ऑफ न्यूक्लियर एंड न्यू लोकल फैमिलीज, मतलब न्यूक्लियर और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो कपल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और वो बन रहे हैं न्यूक्लियर, मतलब अपने फादर ब्रदर को छोड़ रहे हैं। इंक्रीज इन सिंगल पेरेंट फैमिलीज, सिंगल पेरेंट फैमिलीज क्या है, मतलब डाइवोर्स्ड, विडोहुड और चॉइस, मतलब क्या है, वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या है, आप अपना बच्चा ही अडॉप्ट कर लो, मतलब बिना शादी के, तो क्या है, सिंगल पेरेंटिंग हो जाती है, मतलब आप सिंगल पेरेंट हो, आप जो चाहो अपने बच्चे में डाल सकते हो, मतलब आप पे दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड सेम सेक्स फैमिलीज जो कि अभी इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है बट जो बाहर का देश है उनमें रिकॉग्नाइज है। एंड देन लिव इन रिलेशनशिप्स एंड डिलेड मैरिजेस, तो लिव इन रिलेशनशिप्स का मैरिज का जो कंसेप्ट है वो एक मूवी थी लुका छिपी, उसमें दिखाया गया था। तो बेसिकली बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे अभी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जहां पे शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, बट शहरीकरण होते होते ये चीजें आ गई। तो मतलब जो शहर, जो लोग जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं वो ये चीज अलाउ कर देते हैं और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। देन फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंस एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स, तो फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंस का क्या हुआ कि जो वुमेन है उन्होंने वर्किंग करना शुरू कर दिया और जो जेंडर रोल है वो चेंज हो गया। मतलब पहले क्या था, जो वुमेन थी घर की देखभाल करती थी और जो मेन थे वो बाहर काम करते थे, बट अब क्या हुआ, चेंज ऑफ जेंडर रोल, मतलब मेन भी कभी कभार घर की देखभाल करते हैं एंड वुमेन भी काम करती है। देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन फैमिली, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है। फैमिली परफॉर्म्स वाइटल फंक्शन, सोशलाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इकोनॉमिक सपोर्ट, इमोशनल केयर। तो बेसिकली क्या है, फैमिली के कई सारे रोल्स हैं तो वो फैमिली को परफॉर्म करने चाहिए, दैट इज सोशलाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इकोनॉमिक सपोर्ट एंड इमोशनल केयर। तो ये सारी चीजें उसको फैमिली को करनी चाहिए। देन कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, फैमिली परपेचुएट्स इनइक्वालिटी, इनहेरिटेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पैट्रियार्की। तो बेसिकली क्या है, जो फैमिली है वो कभी कभार क्या होता है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं जो कि इनहेरिटेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करती है, इनइक्वालिटी से डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है और जिसकी वजह से भाई बहन में या भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। ठीक है। देन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, फैमिली इज द साइट ऑफ जेंडर ऑपरेशन एंड रोल इनइक्वालिटी। तो बेसिकली फैमिली का फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है उसमें बात ये होती है कि उसमें वुमेन को दबाया जाता है और रोल को इनइक्वल रखा गया है। देन पोस्ट मॉडर्न व्यू, मतलब फैमिली इज डाइवर्स एंड फ्लूइड, emphasizes प्योर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस नॉट ऑन ट्रेडिशनल ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो पोस्ट मॉडर्न व्यू है उसमें बोला गया है जो रिलेशंस होने चाहिए वो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस होने चाहिए, ना कि ऑन ट्रेडिशनल ऑब्लिगेशंस। ठीक है। एडवोकेट्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स, एग्जांपल चोजन फैमिलीज, ब्लेंडेड फैमिलीज। ठीक है। तो मतलब उस फैमिली को आप चूज कर लो जो आप चूज करना चाहते हो और फैमिलीज को ब्लेंड कर लो अगर आपको वो फैमिली पसंद नहीं है जिसमें आपका बर्थ हुआ है तो। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज हिंदू जॉइंट फैमिली फीचर्स एंड ट्रेंड्स। अब आपको दो चीज समझनी है, एक है हिंदू जॉइंट फैमिली और एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। दो टर्म्स है। तो हिंदू जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है, बेशक आप अपने फादर के साथ रहो बट वो आपका जॉइंट फैमिली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है उसमें वो क्या है, वो अनडिवाइडेड है फ्रॉम फादर टू सन टू ग्रैंडसन टू ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है। तो दैट इज अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है। द हिंदू जॉइंट फैमिली इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली
found primarily in India, particularly among Hindu communities. It has long been a core unit of Indian society, economic, social, and religious life. The concept has both legal significance under Hindu law, sociological importance as a collective kinship based institution. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कलेक्टिव किनशिप बेस्ड है, मतलब कोई भी फैमिली से अलग नहीं हुआ, वो सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करके फैमिली को रन कर रहे हैं. तो डेफिनेशन क्या है, अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट कॉमन मेल एंसेस्टर. यहाँ पे कॉमन मेल एंसेस्टर है, मतलब ग्रैंडफादर, फादर एंड सन. ठीक है, एंड देन ग्रैंडसन. ठीक, तो कॉमन मेल एंसेस्टर का मतलब क्या है, ग्रैंडफादर इज द कॉमन मेल एंसेस्टर, हिज वाइफ ग्रैंड मदर, दे आर द कॉमन मेल एंसेस्टर, देयर सन्स एंड डॉटर्स. तो देयर सन्स एंड डॉटर्स हो गया एफ, एंड मान लो एफ डी, फादर की सिस्टर. देन सन्स वाइफ एंड चिल्ड्रन. अब इनके जो वाइफ है, उनके जो चिल्ड्रन है, मतलब फादर की वाइफ एंड देन ये चिल्ड्रन एस, लिविंग टुगेदर, शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन किचन, फॉलोइंग जॉइंट वर्कशिप. तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, हम साथ साथ है. तो बेसिकली उसमें क्या है, जॉइंट फैमिली का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, और ये कहा जाता है कि अ फैमिली हु ईट्स टुगेदर, स्लीप्स टुगेदर इज अ जॉइंट फैमिली. ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी है, एक जगह रहते हैं, कॉमन किचन है, एक ही जगह खाना बनाते हैं, एंड जॉइंट वर्शिप है, मतलब एक ही जगह पूजा करते हैं. ठीक है, देन फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, फीचर्स, कॉमन रेसिडेंस, एक ही जगह रहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी एंड इनकम, एक ही तरीके का इनकम है, मतलब कोई बिजनेस है या फिर कोई लैंड है, वो इनकम आती है, मगर वो पूरी फैमिली की आती है, या फिर वो शेयर्ड इनकम होती है. और कर्ता जो होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, और उसको बोलते हैं, जनरली ये मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है, बट आफ्टर 2005 ये फीमेल भी हो सकती है. ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉमन किचन एंड फूड शेयरिंग, मतलब एक ही किचन में सबका खाना बनता है और साथ में बैठ के खाते हैं, ऐसा कहा जाता है, बट खाना बनना इंपॉर्टेंट है, खाना जरूरी नहीं है. पैट्रियार्कल अथॉरिटी, एल्डेस्ट मेल नोन एज कर्ता होल्ड्स अथॉरिटी ओवर डिसीजंस, रिसोर्सेज एंड डिसिप्लिन. देन म्यूचुअल ऑब्लिगेशन एंड सपोर्ट, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली जिम्मेदारी है, मतलब बिना एक्सप्रेस करे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जिम्मेदारियां हैं. एंड देन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो हायरार्की है, मतलब एज एंड जेंडर के बेसिस पे हायरार्की है. उसके बाद नेक्स्ट है रिलीजियस एंड रिचुअल यूनिटी, तो रिलीजियस यूनिटी है, और जो रिचुअल है, मतलब जो भी रिचुअल्स हैं फैमिली के, फेस्टिवल्स या फिर कोई भी सेरेमनी है, वो साथ में करते हैं. एंड देन सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है, फैमिली प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, कंटिन्यूटी एंड इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोशल रोल्स. तो बेसिकली क्या है, जो फैमिली होती है वो सोशल सिक्योरिटी देती है, मतलब फैमिली मेंबर्स को, और उसके साथ कंटिन्यूटी देती है, मतलब सोसाइटी को चलाती रहती है, साथ ही साथ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोशल रोल्स देती है. देन एम एन श्रीनिवास, संस्कृताइजेशन एंड फैमिली चेंज, तो मॉडर्न एंड मोबिलिटी इंट्रोड्यूस न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन लेड टू शिफ्ट इन वैल्यूज एंड फैमिली नॉर्म्स. तो बेसिकली एक खिंचाव सा हो गया है कि मतलब वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाए या फिर इंडियन संस्कृत कल्चर की जाए, तो एक खिंचाव सा हो गया है, जिसकी वजह से फैमिली नॉर्म्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है, और आज के डेट में तो अधकचरे बनकर तैयार हो गए. देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन हाउ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर सर्व्ड एज मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग क्लास एंड कास्ट हायरार्की विद प्रॉपर्टी राइट्स कंसंट्रेटेड अमंग्स्ट मेल. तो मेल में प्रॉपर्टी राइट्स कंसंट्रेटेड है. देन लीगल एस्पेक्ट क्या है, मिताक्षरा एंड दयाभागा, दो स्कूल्स हैं हिंदू में, एक मिताक्षरा स्कूल है और एक दयाभागा स्कूल है. तो मिताक्षरा स्कूल इज मोर कॉमन देन दयाभागा. तो बेसिकली क्या है, रिकॉग्नाइज इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सन नाउ डॉटर्स बिकेम को पार्सल्स बाय बर्थ. तो डॉटर्स कब से ऐड हो गई, आफ्टर 2005. ठीक है, वुमेन हैड लिमिटेड राइट्स अंडर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 व्हिच गिव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू डॉटर्स. ठीक है, तो मैं कह ही रहा हूं कि 2005 से क्या हुआ, वुमेन्स को भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए. ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन हिंदू जॉइंट फैमिली, क्या ट्रेंड्स एंड चेंजेस है आज के डेट में, फ्रेगमेंटेशन एंड न्यूक्लियराइजेशन, मतलब क्या हुआ, अलग अलग हो रहे हैं, मतलब जॉइंट फैमिली को छोड़ रहे हैं. रोल ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, मतलब जो वुमेन का रोल था पहले सिर्फ घर को मैनेज करना था, बट आज के डेट में वो वर्किंग वाइफ भी हो रही है. देन लीगल रिफॉर्म्स, इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ डॉटर्स हैव ऑल्टर्ड प्रॉपर्टी डायनेमिक्स एंड फैमिली अथॉरिटी. तो बेसिकली क्या है, इक्वल जो प्रॉपर्टी राइट्स है डॉटर्स के आफ्टर 2005, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑल्टरेशन हो गया है फैमिली डायनेमिक्स में, क्योंकि वहां पे राइट्स की बात आ गई है, तो राइट्स पे लड़ाई भी होने लगी है. तो दैट इज पहले होती थी भाई भाई में, अब होती है भाई बहन में भी. ठीक है, देन डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस, तो एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस में डिक्लाइन हो गया, बिकॉज अब क्या हो रहा है, बिजनेस ओरिएंटेड काम ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए लैंड का मैनेजमेंट क्या हो रहा है, बेची जा रही है, बिकॉज न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है. और अब जॉइंट फैमिली का मतलब होता था कि लैंड एक के नाम पे ही होती थी या तो फैमिली के नाम पे होती थी, उसी में से अर्निंग आके फैमिली के हेल्प में होती थी. बट अब क्या है, क्योंकि अलग अलग हो रहे हैं तो सबको अपने राइट्स चाहिए, और राइट्स के चक्कर में उस लैंड को बेच दिया जा रहा है.
इमोशनल ओवरलोड एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, मतलब जो भी जनरेशन है, ब्रदर्स हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे, पार्टीशन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे। साथ ही साथ इमरजेंस ऑफ मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिलीज, तो मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिलीज का इमरजेंस हो रहा है, मतलब फैमिलीज रिमेन इमोशनली एंड फाइनेंशियली लिंक्ड बट लिव इन सेपरेट न्यूक्लियर यूनिट्स नियर बाय और इन सिटीज। तो शहरों में रहते हैं, मतलब इमोशनली तो कनेक्टेड है मगर वो रहते अलग है, ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो ये आप पढ़ लोगे, ये आपके लिए उतना रेलेवेंट है नहीं, तो इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं ये। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है मैरिज कंसेप्ट, टाइप्स, ट्रेंड्स, फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैरिज क्या होती है, बेसिकली दो मेल एंड फीमेल की आपस में एक सेरेमनी के थ्रू रहना, एक सोसाइटी में पर्टिकुलरली रहना फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो दैट इज नोन एज मैरिज एज पर द डेफिनेशन। मैरिज इज अ सोशली sanctioned union usually between men and women but now increasingly inclusive that establishes certain rights and obligation between them, their children and their in-laws। तो बेसिकली क्या है, ये एक फैमिली का क्रिएशन है बाय मेन एंड वुमेन, और इससे क्या होता है, कुछ ऑब्लिगेशंस जुड़ जाती हैं, कुछ सेरेमनीज होने के बाद कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज जुड़ जाती हैं, किसमें, उन पति पत्नी में, उनके बच्चों में, एंड देन उनके इन-लॉज में, मतलब उनके रिलेटिव्स में। देन सोशियोलॉजिकल व्यू क्या है, Edward Westermarck defined marriage as more or less durable connection with male and female lasting beyond the act of reproduction, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के आगे भी कुछ चीज है जहां पे सिर्फ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की बात नहीं होती है, वो क्या है, इमोशनल बॉन्ड है, ड्यूरेबल कनेक्शन है बिटवीन मेल एंड फीमेल। देन लीच ने डिफाइन किया इसको कैसे, मैरिज एलोकेट्स सोशली रिकॉग्नाइज्ड सेक्सुअल राइट्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड लेजिटिमेसी ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली अगर शादी के बिना बच्चा हुआ है तो दैट इज इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसको माना जाता है इलेजिटिमेट चाइल्ड। उसके साथ साथ मैरिज से होता है इकोनॉमिक कॉपरेशन, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू मीट द इकोनॉमिक गोल्स। उसके साथ साथ जो एक सोसाइटी का रिकॉग्निशन का पैटर्न है फॉर सेक्सुअल राइट्स, वो भी मिल जाता है इन द कपल्स। देन टाइप्स ऑफ मैरिज क्या होती है, टाइप्स, मोनोगमी, वन स्पाउस एट अ टाइम, ठीक है, ये तो सबको ही पता है, जो कि कॉमन है। मोनोगमी मतलब एक शादी एक टाइम पे एक ही स्पाउस आपका रह सकता है। पॉलीगमी, मोर देन वन स्पाउस, ठीक है। तो पॉलीगमी मतलब जनरली जो मुस्लिम लॉ है उसमें पॉलीगमी अलाउड है, मतलब 4 शादी तक वो कर सकते हैं। देन पॉलीगेनी, वन मैन मल्टीपल वाइफ्स, तो ये फॉलो किया जाता है। एंड देन पॉलीएंड्री, वन वुमेन मल्टीपल हस्बैंड्स। तो पॉलीगेमी के 2 टाइप्स हैं, पॉलीगेनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगेनी का मतलब क्या है, एक मैन मल्टीपल वाइफ, और पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, वन वुमेन एंड मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है। बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ मेट सिलेक्शन, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, किस चीज पे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब दूसरा हो गया बेस्ड ऑन रूल ऑफ मेट सिलेक्शन। तो एंडोगमी, मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। एंडोगमी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसी में वो शादी हो सकती है, जनरली ये ट्राइब्स में या फिर एक कास्ट जो मैरिज बेसिस होता है कि हम सेम कास्ट में मैरिज करेंगे, तो दैट इज एंडोगमी। एक्सोगमी, मैरिज आउटसाइड अ ग्रुप, मतलब एक पर्टिकुलर गोत्र, जो एक पर्टिकुलर गोत्र होता है पर्सन का, उससे बाहर शादी करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप है उससे बाहर शादी करनी है, मतलब आप जिस ग्रुप के हो उससे बाहर आपको शादी करनी है। देन हाइपरगेमी, वुमेन मैरिज इनटू अ हायर स्टेटस ग्रुप, जो वुमेन है वो लोअर स्टेटस से बिलोंग करती है और शादी कर लेती है हायर स्टेटस में, तो वो होता है हाइपरगेमी। और थर्ड लास्ट है आपका हाइपोगेमी, जहां पे वुमेन मैरिज इनटू अ लोअर स्टेटस ग्रुप, जो वुमेन है वो लोअर कैटेगरी में जा रही है। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ मैरिज। अब क्या है, बेस्ड ऑन रेसिडेंस, तो टाइप एंड डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पेट्रीलोकल, वाइफ, तो वाइफ मूव्स टू हस्बैंड्स फैमिली, कॉमन इन इंडिया। तो पेट्रीलोकल मैं बता ही चुका हूं, जहां पे वाइफ जाएगी पेट्रियार्की में, मतलब वाइफ जाएगी हस्बैंड की फैमिली में। मेट्रीलोकल मतलब हस्बैंड मूव्स टू वाइफ फैमिली, एंड न्यू लोकल मतलब न्यू रेजिडेंस फॉर द कपल, जो कि दोनों ही छोड़ देंगे अपना घर, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ मैरिज, फंक्शंस क्या है, बायोलॉजिकल एंड सेक्सुअल रेगुलेशन। तो बायोलॉजिकल रेगुलेशन एंड सेक्सुअल रेगुलेशन है, कंट्रोल्स एंड लेजिटिमाइज सेक्सुअल बिहेवियर। तो बेसिकली क्या है, सेक्सुअल बिहेवियर को लेजिटिमाइज कर देता है और कंट्रोल कर लेता है। एंड प्रिवेंट्स सेक्सुअल क्योस एंड इंसेस्ट। रिप्रोडक्शन एंड लेजिटिमेसी, तो जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो बच्चा पैदा होता है आउटसाइड मैरिज, जो वेडलॉक के थ्रू बच्चा पैदा होता है, वो क्या होता है, लेजिटिमेट माना जाता है, मतलब जायज बच्चा माना जाता है, उसे नाजायज नहीं माना जाता। देन इकोनॉमिक ऑपरेशन, इन ट्रेडिशनल फैमिली मैरिज इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो बेसिकली क्या है, मैरिज क्या करती है, प्रोड्यूस भी करवाती है भाई। मैरिज में जो हस्बैंड और वाइफ है वो काम करेंगे तभी तो उनकी फैमिली चल पाएगी, और प्रोड्यूस करवाएंगे तभी वो क्या होगा, कंज्यूम करेंगे। तो जब अर्न करेंगे तभी कंज्यूम करेंगे। सोशलाइज, प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट टू रेज चिल्ड्रन विद नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट देती है ताकि जो बच्चे हैं
और जो उनके अंदर वैल्यूज है और जो नॉर्म्स हैं वो आ सके। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप, अफेक्शन एंड इमोशनल सिक्योरिटी। तो मैरिज जो है वो बेसिकली क्या करती है, जो कंपेनियनशिप देती है, इमोशनल सिक्योरिटी देती है और एक कनेक्ट क्रिएट करती है बिटवीन द कपल। डिसफंक्शंस ऑफ मैरिज, अब मैरिज के क्या नुकसान है, जेंडर इनइक्वालिटी एंड पैट्रियार्की। तो बेसिकली क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है, मतलब वुमेन को जाना पड़ता है मेल के घर पे। डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल रेप, ये कुछ चीजें हैं। मैरिटल रेप का भी कोई भी इंडिया में प्रोविजन नहीं है, बट ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मैरिटल रेप का कोई प्रोविजन आ गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी, बिकॉज जो हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो एक पर्टिकुलरली क्लोज प्रिमाइसेस में होता है, तो जहां पे प्रूव कर पाना कि वो फोर्सफुल था या फिर वो कंसेंशुअल था, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और डोमेस्टिक वायलेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम एज वेल एज मैरिटल रेप इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और अगर मैं कहूं तो मैरिटल रेप इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा स्टिग्मा प्रोवाइड करता है। एंड देन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, इमोशनल क्या है, मिसमैच एक्सपेक्टेशन, कंफ्लिक्ट एंड लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, जो जनरली अरेंज मैरिज में देखा जाता है या फिर लव मैरिज में भी देखा जाता है, बट जहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो और वो पूरी ना हो, साथ में लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी हो, तो ऐसे जो रिलेशंस बन जाते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर। इनहेरिटेंस एंड डाउरी रिलेटेड इश्यूज, तो डाउरी रिलेटेड इश्यूज मतलब दहेज की मांग करना, इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है फॉर एनी फैमिली। ट्रेंड्स इन मैरिज, मॉडर्न डेवलपमेंट्स, अब आज की डेट में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या ट्रेंड्स आए हैं। डिक्लाइन इन अर्ली एंड अरेंज मैरिज, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था, शादी की उम्र बहुत जल्दी की मानी जाती थी कि मतलब जल्दी शादी कर दो, बिकॉज शादी की एक पर्टिकुलर एज मानी गई थी। बट अब क्या हो रहा है, शादी डिलेड फॉर्म में हो रही है, मतलब आराम से हो रही है। प्लस अरेंज मैरिज मतलब व्यवस्था विवाह, मतलब सामाजिक लेवल पे आप गए, लड़का लड़की कोई बातचीत नहीं, आप गए शादी फिक्स करके आ गए और लड़की ने वही शादी कर लिया, लड़के ने वही शादी कर ली। तो ये आज की डेट में कम हो रहा है और लव मैरिज क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड है बेसिकली। डिलेड मैरिजेस मतलब एजुकेशन, करियर फोकस, अर्बन लाइफस्टाइल और इस सब चक्करों में मैरिज हो जा रही है डिलेड। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहे हैं, मैरिज हो जा रही है डिलेड। राइज इन डाइवोर्स एंड सेपरेशन, तो राइज हो गया है डाइवोर्स और सेपरेशन में, टॉलरेंस जीरो हो चुका है। मतलब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उनके पास ले दे के बात करने को कोई रिश्ता तो है नहीं, किसी की तो मानते नहीं। तो बेसिकली क्या है, जेंडर रोल्स एक्सचेंज हो गए, जिसकी वजह से हो रहा है डाइवोर्स और जिसकी वजह से हो रहा है सेपरेशन। इतनी सी बात भी टॉलरेट कोई नहीं कर पा रहा। सेम सेक्स मैरिज एंड लीगल रिकॉग्निशन, तो मतलब क्या है, सेम सेक्स मैरिज जो है वो मैनी कंट्रीज में है, बट इंडिया में अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। सेक्शन नंबर 377 जो आईपीसी का था वो हट तो गया है, सेक्शन 377 पूरा नहीं हटा है, जिसमें से होमोसेक्स रिलेशंस जो है वो अलाउड हो गए हैं, बट उनकी मैरिज अभी अलाउड नहीं हुई है। देन लिव इन रिलेशनशिप्स एंड नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन, तो लिव इन रिलेशनशिप्स और नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन पढ़ रहा है बिकॉज दे डोंट वांट टू बी बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन मैरिज, तो बेसिकली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, मैरिज कंट्रीब्यूट्स टू सोशल स्टेबिलिटी, प्रॉपर रोल एलोकेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बेसिकली मैरिज का बहुत बड़ा रोल है सोशल स्टेबिलिटी में और रोल एलोकेशन में, मतलब किसका क्या रोल है, प्लस चिल्ड्रन का सोशलाइज करने में, मतलब चिल्ड्रन को मॉरल वैल्यूज वगैरह देने में। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, मैरिज परपेचुएट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेल कंट्रोल, ये भी डिस्कस हो चुका है। एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये भी डिस्कस मैं कर चुका हूं। उसके बाद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म focuses on how marriage roles are constructed and negotiated in daily interactions, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैरिज रोल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और किस तरीके से नेगोशिएट करना चाहिए डेली, उसके बारे में बात करता है। देन कंटेम्पररी एग्जांपल्स, इंडिया वेस्ट ट्राइबल सोसाइटीज के एग्जांपल्स हैं मतलब मैरिज के, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि बात करता है लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिज एंड डाइवोर्स। तो बेसिकली जो लिव इन रिलेशनशिप्स होती है, मतलब क्या है, दो एडल्ट लोग मेल एंड फीमेल एक साथ रहते हैं, या फिर अब तो होमोसेक्सुअल भी अलाउड है, तो वो लोग एडल्ट होने चाहिए, कंडीशन ये है कि वो एडल्ट होने चाहिए, वो अपनी कंसेंट से एक साथ रहते हैं विदाउट एनी मैरिज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप विदाउट लीगली मैरिड, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है इसके, नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कुछ केसेस में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सिविल पार्टनरशिप या फिर कोहैबिटेशन राइट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अलाउ कर देती हैं। बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, नो फॉर्मल ऑब्लिगेशन, कोई फॉर्मल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो म्यूचुअल कंसेंट में एक साथ रह रहे हैं। तो मतलब अगर उनमें लड़ाई हो जाए तो उनका डाइवोर्स नहीं होता, उनका होता है ब्रेकअप, ठीक है। इंक्रीजिंगली कॉमन इन अर्बन एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन, तो जो अर्बन एरियाज हैं और जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है उसमें कॉमन है, बिकॉज आज की डेट में मैरिटल राइट्स को मिसयूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉमन कल्चर बनता जा रहा है। प्लस जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उससे हर कोई भागना चाहता है, जिसकी वजह से कॉमन कल्चर बनता जा रहा है लिविंग रिलेशनशिप। स्टेटस इन इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड लिविंग रिलेशनशिप एज लीगल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 दैट इज राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ का एक पार्ट माना गया है और जो एडल्ट है उसके पास पूरी आजादी है कि वो किसी के साथ भी रह सकता है।
द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर वुमेन इन सच रिलेशनशिप। तो अगर मान लो कोई लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे बट उसको भी अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हेल्प आउट ले सकता है। चिल्ड्रन बाउंड आउट ऑफ सच लिविंग रिलेशनशिप आर कंसीडर्ड लेजिटिमेट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 2008 की। तो अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है और उसमें प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा हो जाए, तो वो क्या होगा, वो लेजिटिमेट माना जाएगा एज पर 2008 जजमेंट। थ्योरेटिकल इनसाइट्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट, सिंबॉलिक इंटरैक्शंस फोकस ऑन हाउ कपल नेगोशिएट रोल्स एंड मीनिंग ऑन नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, रोल इंटरचेंज हो गए प्लस जो नॉन मैरिटल कोहैबिटेशन है उसकी मीनिंग को बदल दिया गया, मतलब उसको अलाउ कर दिया गया। पोस्ट मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट्स प्योर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन रेदर देन ड्यूटी और ट्रेडिशन। तो बेसिकली कभी कभार क्या होता है, शादी तो हो जाती है बट उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या फिर बीच में वो चीज नहीं होती, वो बॉन्ड नहीं बन पाता, बट वो उसको बोझ की तरह ढोते रहते हैं ताकि अगर डिवोर्स लेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी। तो इसलिए क्या है, जो लिविंग रिलेशनशिप्स है वो प्योर मानी गई, मतलब एक साथ तब तक रह रहे हो जब तक आपकी मर्जी है, जब तक आपके बीच में प्यार है। देन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इन सम व्यू इट इज लिबरेटिंग फॉर वुमेन, अदर वार्न अबाउट लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है, अगर वुमेन कल को चाहे तो उसको हस्बैंड के उस ऊपर ज्यादा राइट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू बॉयफ्रेंड, तो इसलिए उसको लीगल प्रोटेक्शन की थोड़ी कमी है इन लिविंग रिलेशनशिप। देन उसके बाद बात करेंगे सेम सेक्स मैरिजेस की। सेम सेक्स मैरिजेस जो कि इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, बट जो एलजीबीटीक्यू राइट्स हैं वो अलाउड हो गए हैं, मतलब सेक्शन नंबर 377 जो है उसमें से होमो रिलेशनशिप्स अलाउड हो गए हैं, मतलब सेम सेक्स रिलेशंस अलाउड हो गए हैं। लीगल स्टेटस अगर हम देखें तो लीगल इन ओवर 30 कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में कुछ कंट्रीज में लीगल है, बट इंडिया में डीक्रिमिनलाइज हुआ 2018 में नवतेज सिंह जोहर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बट सेम सेक्स मैरिज जो है अभी भी लीगल नहीं है 2025 तक। देन थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या है, क्वीर थ्योरी चैलेंजेस द बाइनरी व्यू ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी एडवोकेटिंग फॉर डाइवर्स सेक्सुअल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या है, जेंडर सेक्सुअलिटी को चैलेंज करा, मतलब बाइनरी व्यू नहीं है, उसमें कई सारे व्यूज हो सकते हैं और डाइवर्स सेक्सुअल आइडेंटिटीज हो सकती हैं एक पर्सन की। कंफ्लिक्ट थ्योरी फोकस ऑन हाउ डोमिनेंट ग्रुप इंपोज हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म्स, सेम सेक्स मैरिज एंड चैलेंजेस दिस हेगेमनी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कुछ डोमिनेंट ग्रुप है जिन्होंने हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म्स को इंपोज कर रखा है, बट कुछ सेम सेक्स रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन वैसा भी हो सकता है जो कि सेम सेक्स रिलेशन को पसंद करे। देन फंक्शनलिज्म ट्रेडिशनली व्यूड हेटेरोसेक्सुअल मैरिज एज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड सोशलाइजेशन, नाउ बीइंग रीइवैल्यूएटेड। तो बेसिकली फंक्शनलिज्म का कहना यह है, फंक्शनलिज्म नाम से क्लियर हो जाता है कि फंक्शन कंप्लीट होना, मतलब हेटेरोसेक्सुअल में बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो प्रेफर करे जाते हैं एज कंपेयर टू होमोसेक्सुअल कपल्स। एग्जांपल्स हैं, उसके बाद डाइवोर्स, लास्ट हमारा टॉपिक है डाइवोर्स। तो डाइवोर्स मतलब क्या है, अलगाव या फिर संबंध विच्छेद। ठीक है, डाइवोर्स इज द लीगल रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय कोर्ट और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली डाइवोर्स क्या है, डाइवोर्स इज अ लीगल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज खत्म हो गया और मैरिज खत्म होने के बाद दोनों ही कपल्स के जो लोग हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, वो इंडिपेंडेंट है। टाइप्स ऑफ डाइवोर्स क्या है, म्यूचुअल कंसेंट, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपनी मर्जी से डाइवोर्स लेने। कंटेस्टेड डाइवोर्स, जहां पे कोई एक पर्सन अनसेटिस्फाइड हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन और वो कंटेस्ट करे डाइवोर्स को। देन फॉल्ट बेस्ड डाइवोर्स, मतलब जहां पे एक पर्सन का, मतलब चाहे हस्बैंड एंड वाइफ का फॉल्ट हो इन रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं फॉल्ट बेस्ड डाइवोर्स। और नो फॉल्ट डाइवोर्स क्या है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है थ्रू प्रीनप एग्रीमेंट। इसको प्रीनप एग्रीमेंट्स बोलते हैं, जिसके फुल फॉर्म है प्रीनप्शियल एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली उन बेसिस पे अगर नो फॉल्ट भी है, भाई मन मर गया, मन नहीं कर रहा साथ में रहने का, तो आप अलग हो जाओ, तो दैट इज अलाउड। बट हमारे इंडिया में इसको म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स बोलते हैं, बट हमारे इंडिया में इसको मन नहीं कर रहा एक साथ रहने का, अलाउड नहीं होता, कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए म्यूचुअल कंसेंट के लिए भी। कॉजेज एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन से क्या हुआ, एक तो भलाई हुई कि जो वुमेन के साथ टॉर्चर होते थे बट फिर भी उनको उसी घर में रहना पड़ता था, वो चीज खत्म हो गई, मतलब वो फ्री है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, तो वो कहीं भी रह सकती हैं विदाउट मेल सपोर्ट। इनकम्पैटिबिलिटी एंड इमोशनल डिटैचमेंट, तो इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्योंकि इतना हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो गया है, प्लस इमोशनली डिटैच हो गए हैं, मतलब इमोशनल कनेक्टिविटी जीरो हो गई है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज, तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज का मतलब क्या है कि फैमिली रिलेशन पे इतनी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो गई है, जरूरी नहीं है फिजिकल लेवल पे हो, कई बार ये मेंटल लेवल पे या इकोनॉमिकल लेवल पे भी होती है। देन चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मैरिज स्पेशली अमंग यूथ। ठीक है, तो जो चेंजिंग एटीट्यूड हो गया है आज की डेट में, कोई शादी करना नहीं चाहता बिकॉज हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, तो दैट इज अ रीजन ऑफ डाइवोर्स, क्योंकि उनकी शादी जबरदस्ती करा दी जाती है बट उनको शादी नहीं करनी होती, तो वो डाइवोर्स का कारण बन जाता है। फंक्शनलिज्म क्या है, व्यू डाइवोर्स एज डिसफंक्शन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो बेसिकली क्या है, ये प्रॉब्लम ही तो है, डाइवोर्स इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए डिसफंक्शन। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी,
डाइवोर्स में रिजल्ट फ्रॉम पावर स्ट्रगल्स, इनइक्वालिटी और अब्यूज इन मैरिज। तो ये क्या है, डाइवोर्स रिजल्ट करता है किसमें, पावर स्ट्रगल्स में, इनइक्वालिटी और अब्यूज इन मैरिज। मतलब जिसको डाइवोर्स लेना है वो परेशान करना शुरू कर देगा दूसरे व्यक्ति को। डाइवोर्स कैन बी लिबरेटिंग फॉर वुमेन टैप्ड इन पैट्रियार्कल और अब्यूजिव मैरिज। इनका कहना था फेमिनिस्ट का कि जो डाइवोर्स है वो क्या कर सकता है, जो वुमेन है उनको आजादी दिला सकता है फ्रॉम पैट्रियार्कल और अब्यूजिव मैरिजेस। जो अब्यूजिव मैरिजेस है और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब जो मेल बेस्ड सोसाइटी है और जो जहां पे उसकी प्रताड़ना हो रही है, तो उस केस में उसको आजादी दिला सकता है वुमेन को। डाइवोर्स इज आउटकम ऑफ कन्फ्लुएंट लव रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न मतलब जब लव खत्म हो जाए तो क्या हो, डाइवोर्स हो जाता है। तो दैट इज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फुलफिलमेंट। जब फुलफिलमेंट हो गई, खत्म हो गई, तो डाइवोर्स ले लो। ठीक है, अब ट्रेंड्स इन इंडिया क्या है, डाइवोर्स रेट्स राइजिंग स्पेशली इन अर्बन एरियाज, स्टिल लेस देन 2%, स्टिग्मा परसिस्ट। मतलब क्या है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है बट अभी भी उतना नहीं बढ़ा है, बिकॉज स्टिग्मा, सोसाइटल स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे, उस वजह से अभी भी नहीं उतना बढ़ा। बट जनरली अर्बन एरियाज में देखा जाता है, बिकॉज वहां पे इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस है वुमेन की, प्लस उनको राइट्स का अवेयरनेस है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, डाइवोर्स मोस्ट कॉमन एंड सोशली एक्सेप्टेड, मैनी कंट्रीज अलाउड नो फॉर डाइवोर्स। ठीक है, देन दिस इज द कंपैरेटिव टेबल। उसके बाद एग्जांपल, और हमारा इसी के साथ हो गया यूनिट 1 खत्म। अब हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट यूनिट में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।